लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इक़रा हुफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल। अज़ीज़ तलबा, फ़िज़िक्स की क्लास में क्लास 9 में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 14 है, चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर है। इससे पहले कि अपनी बात को हम आगे बढ़ाएं, इससे पहले कि अगले टॉपिक्स पर हम आ जाएं, हम आपको एक शॉर्ट रिव्यू पिछली क्लास का ज़रूर देते चलें। हमने आपको बताया था कि इलास्टिसिटी क्या होती है। विद इन द इलास्टिक लिमिट इफ़ द बॉडी रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप, तो वो बॉडी इलास्टिक बॉडी कहलाती है। और ये प्रॉपर्टी जिसमें वो अपनी शेप को, अपने वॉल्यूम को रीगेन कर लेती है, वो इलास्टिसिटी कहलाता है। जैसे रबर बैंड को हमने एक मिसाल के तौर पे कहा था, या स्प्रिंग के लिए की एग्जांपल दी थी कि अगर स्प्रिंग में एक स्ट्रेचिंग या कंप्रेशन उसमें प्रोड्यूस कर दिया जाए फोर्स लगा के, और फिर जब वो फोर्स हम हटाते हैं वापस अपनी ओरिजिनल शेप पर आ जाता है, तो ये बॉडी यानी जिस स्प्रिंग को हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो इलास्टिक बॉडी कहलाएगी, और इस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहा जाता है। उसके बाद हमने आपको बताया था कि स्ट्रेस किसे कहते हैं। दरअसल जो फोर्स एक्सटर्नली हम लगाते हैं किसी बॉडी को डिफॉर्म करने के लिए, और उस पर फोर्स लगा के उसको हम डी शेप कर देते हैं, तो उससे उसकी लेंथ, वॉल्यूम या शेप बढ़ जाती है। और जब हम ये फोर्स लगा रहे होते हैं तो उसके अंदर भी एक इंटरनल फोर्स प्रोड्यूस होती है जो एक इक्विलिब्रियम कंडीशन को यानी प्रोड्यूस कर देती है। उस इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया को स्ट्रेस कहा जाता है। एक्सटर्नल फोर्स लगाने से जो डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है उसको स्ट्रेन कहा जाता है। और फिर हमने आपको ये भी बताया था कि यंग्स मॉडुलस किसे कहते हैं। रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन इज कॉल्ड द यंग्स मॉडुलस। इसकी हमने एक डेरिवेशन भी आपके सामने यानी ड्राइव की थी, वो भी आपको याद होगी। इसके साथ साथ एक चीज़ और थी कि हमने ये भी बताया था कि मैटर्स हमारे पास कितने यानी कितनी काइंड्स के होते हैं और कितने टाइप्स के हमें मिल जाते हैं। सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 मैटर्स होते हैं जिनकी स्टेट हमें मिलती हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। एक चौथी स्टेट भी आपको बताई थी जिसे प्लाज्मा कहा जाता है। ये भी हम आपको बताते चलें कि सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड को गैस और गैस को वापस सॉलिड में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि सॉलिड को मेल्ट किया जाए तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड को वेपराइज किया जाए तो वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी तरीके से अगर गैस को वापस सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो डिपोजिशन का एक प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए से गैस सॉलिड में कन्वर्ट की जा सकती है। वाइस वर्सा, अगर हम सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना चाहें तो सबलिमेशन एक प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए से सॉलिड को गैस में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसी तरीके से गैस को अगर लिक्विड फॉर्म में चेंज करना हो, कंडेंसेशन उसका प्रोसेस है कि वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरीके से लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट करना हो तो फ्रीजिंग हमारे पास एक केमिकल प्रोसेस होता है। यानी यूँ समझ लीजिए कि इन तीनों शेप्स को, इन तीनों स्टेट्स को आपस में इंटर कन्वर्ट किया जा सकता है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या होता है, आइए इसकी ज़रा थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, और द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। दिस इज नोन एज हुक्स लॉ। यानी हुक्स लॉ क्या होता है कि इलास्टिक लिमिट के अंदर, विद इन द इलास्टिक लिमिट, स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ 2 स्प्रिंग नज़र आ रहे हैं। इसमें एक स्प्रिंग जो है जिसमें आप ये देख रहे हैं कि ये वाला स्प्रिंग जो है, इसमें आपके पास यहाँ पे जो पहला स्प्रिंग है जिसकी जो कंप्रेस हुआ हुआ नज़र आ रहा है, ये अपनी असल में ओरिजिनल शेप पर है। और जब इस पर वेट लटका दिया गया तो इसकी लेंथ बढ़ जाती है। आप देख रहे हैं कि जब हम
और महसूस कर सकते हैं कि जब हम इसका वेट ख़त्म कर देंगे, ये वेट यहाँ से हटा दिया जाएगा तो ये वापस अपनी ओरिजिनल शेप पर आ जाएगा। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जब ये ओरिजिनल शेप पर आ रहा है तो ये इलास्टिक लिमिट के अंदर है। अगर ये वापस अपनी शेप पर ना आए तो फिर ये हमारे पास किस फॉर्म में होगा, ये इलास्टिक लिमिट से आउट हो जाएगा। और ये भी आपको मालूम है कि अगर वेट बढ़ा दिया जाए तो इसमें लेंथ में इजाफा ज़्यादा होगा, और अगर वेट कम कर दिया जाए तो लेंथ में इजाफा भी कम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वेट है ये दरअसल वो फोर्स है जो हम लगा रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स के तौर पे, और इसके नतीजे में जो डिफॉर्मेशन हो रही है वो भी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हम बात यहाँ पर कर रहे हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन की, तो हम एक्सटर्नल फोर्स की बात तो नहीं करेंगे, अलबत्ता इक्विलिब्रियम कंडीशन में एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट जो इंटरनल फोर्स प्रोड्यूस हो रही है उसकी बात करेंगे। इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया हमारे पास स्ट्रेस के बराबर होता है, और यही स्ट्रेस जो है स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यही स्ट्रेस अगर कम होगा तो स्ट्रेन यानी डिफॉर्मेशन जो लेंथ में इजाफा है वो भी कम होगा, और अगर ये स्ट्रेस बढ़ा दिया जाए इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया तो स्ट्रेन यानी इसका जो डिफॉर्मेशन है इस बॉडी के अंदर, इस स्प्रिंग के अंदर, वो भी ज़्यादा होगी। लेकिन ये बात जहन में रहे कि स्ट्रेस इज़ ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स एनीवे। अब इसकी एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब अगर इस प्रोपोर्शन के साइन को ख़त्म कर दिया जाए तो यहाँ पर एक इक्वल और एक कांस्टेंट वैल्यू लग जाती है, यानी उसका रिप्लेसमेंट में। चुनाचे प्रोपोर्शन के साइन को ख़त्म किया और वहाँ पे इक्वल और कांस्टेंट वैल्यू हमने लिखी है, यहाँ पर वर्डिंग में लिखी हुई है, और मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन। फिर उसके बाद इस कांस्टेंट को हमने k से रिप्रेजेंट किया और k मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन कर दिया। फिर स्ट्रेन को क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्ट्रेस के नीचे लिख देंगे, तो स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू k, वेयर k इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू। तो ये जो रिलेशनशिप हमारे पास आ रहा है ये हुक्स लॉ का एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास स्प्रिंग है ये भी इसी फॉर्म में इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता हुआ नज़र आ रहा है। आइए अब एक चीज़ और करते हैं कि हुक्स लॉ हमारे पास एक हेलिकल स्प्रिंग के ज़रिए से किस तरह से अप्लाई हो सकता है। हेलिकल स्प्रिंग पे यानी हुक्स लॉ किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है। हेलिकल स्प्रिंग उसको कहते हैं जिस तरह से मैंने अभी आपको यहाँ पर पिक्चर में दिखाया है, इसको हेलिकल स्प्रिंग कहते हैं। और इनके साथ जो वेट्स लटके हुए आपको नज़र आ रहे हैं ये भी इसमें यहाँ पर इसके स्ट्रेंथ को यानी इसके ऊपर स्ट्रैचिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि हम इसको एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट कर सकें। लेट अ हेलिकल स्प्रिंग बी सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम अ फिक्स्ड सपोर्ट। आपको ऊपर देखें एक सपोर्ट नज़र आ रही है, इस सपोर्ट के ज़रिए से इस स्प्रिंग को हमने सस्पेंड कर दिया। अ ब्लॉक इज़ अटैच टू इट्स लोअर एंड। इसके लोअर एंड पे एक ब्लॉक अटैच कर दिया। ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी द ब्लॉक इज़ स्ट्रेच्ड डाउनवर्ड द अर्थ। ये जो ब्लॉक हमने इसके साथ या वेट हमने इसके साथ लगाया है तो क्या होगा कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से ये इसको स्ट्रैच कर देगा, और जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि ये स्ट्रैच करके इसकी लेंथ को बढ़ा देगा। उसके बाद थोड़ी देर बाद जब हम ये देखते हैं आफ्टर अ लिटिल व्हाइल द ब्लॉक कम्स टू रेस्ट एंड अटेन्स एन इक्विलिब्रियम स्टेट। पहली पहल तो ऐसा होगा कि जब आप इस पर वेट लटकाएंगे तो ये हैंगिंग पोजीशन में ऊपर और नीचे टू एंड फ्रो मोशन में वाइब्रेट करता रहेगा, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद ये बिल्कुल स्टिल हो जाएगा, लेकिन अपनी लेंथ को बढ़ा चुका होगा। अच्छा, अब आप यहाँ देखें, अंडर दिस कंडीशन द ब्लॉक इज अंडर द एक्शन ऑफ टू फोर्सेस। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि इस ब्लॉक के ऊपर, इस ब्लॉक के साथ इस स्प्रिंग के ऊपर दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। इस स्प्रिंग पर दो फोर्सेस बज़ाहिर अप्लाई होती हुई नज़र आ रही हैं, जिसे रेड एरो से हमने शो किया है। एक तो ये ब्लॉक जो इसके साथ हैंग हुआ है ये इसका वेट है जो कि नीचे डाउनवर्ड है, और इसके स्प्रिंग के अंदर जो एक इंटरनल फोर्स
पर यूनिट एरिया जिसे हमने स्ट्रेस कहा था वो ऊपर की जानिब एक्ट कर रही है। यानी अगर आप महसूस करें तो ये स्प्रिंग वापस अपनी ओरिजिनल शेप में जाने के लिए बिल्कुल बेचैन है, और अगर जैसे ही ये ब्लॉक यहाँ से हटा दिया जाएगा ये अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक इंटरनल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में इस पर लग रही है। तो यहाँ पर भी हमने इस नोट में भी यहाँ पर यही बात आपके सामने शो की है। नंबर 1, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग डाउनवर्ड एंड द इलास्टिक रेस्टोरिंग फोर्स इन स्प्रिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। ये बात आपको हम बताते चलें कि ये जो फोर्स पर यूनिट एरिया है ये तो स्ट्रेस है, लेकिन फोर्स पर यूनिट एरिया में जो फोर्स इस स्प्रिंग में क्रिएट हो रही है दैट इज कॉल्ड इलास्टिक रेस्टोरिंग फोर्स। इलास्टिक रेस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स होती है जो किसी भी स्ट्रेचिंग या कंप्रेशन वाले बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती है। ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ स्प्रिंग ही हो, वो एक रबर भी हो सकता है, वो एक कंक्रीट भी हो सकता है। जो ब्रिजेस होते हैं बड़े बड़े या बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स होती हैं जिनका मैंने पिछले लेक्चर में आपसे तस्करा भी किया था कि ज़लज़ला प्रूफ बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, तो बहरहाल उसके अंदर इलास्टिक रेस्टोरिंग फोर्स का मार्जिन ज़्यादा रखा जाता है। इक्विलिब्रियम कंडीशन वो होती है जिसमें अब ब्लॉक वाइब्रेट करना बंद कर देता है। स्ट्रेंथ इसकी जो लेंथ है वो तो बढ़ चुकी होती है, लेकिन अब ये अपनी जगह पर बिल्कुल साकित होता है, बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में यानी स्टेशनरी पोजीशन में होता है। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ in equilibrium the two forces are equal and opposite, जिसका मैंने अभी तस्करा किया। Now according to Hooke's law elastic restoring force is directly proportional to the extension x। जहन में रखिएगा कि इस वक्त जो मैंने हुक्स लॉ के ज़रिए से आपको एक बात ये बताई है कि इलास्टिक रेस्टोरिंग फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन x, ये बिल्कुल वही बात है कि स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन हमारे पास फोर्सेस नहीं है, लेकिन कंक्लूजन वहाँ से जो हमें मिलता है वो यही मिलता है कि जितनी ज़्यादा फोर्स हम लगाएंगे उतना ही ज़्यादा एक्सटेंशन बढ़ेगा। तो F अगर ये एक्सटेंशन आप जैसे देख रहे हैं कि स्मॉल x एक एक्सटेंशन लिया हुआ है जो इसके ब्लॉक के इसके साथ अटैच करने से यहाँ पर मिला है, तो हम ये देख सकते हैं कि F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। -x क्यों आया? इसलिए कि x तो ज़ाहिर है कि डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन माइनस इस वजह से आया कि दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन मुख्तलिफ थी, अपोजिट थी। वेट की डायरेक्शन जो फोर्स लग रही है वो तो नीचे की जानिब है, ये फोर्स लग रही है वो तो हमारे पास ऊपर की जानिब है, लेकिन जो एक्सटेंशन है वो नीचे की जानिब हो रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि हम यहाँ पर F को वेट नहीं ले रहे, हम F को इंटरनल फोर्स ले रहे हैं जिससे स्प्रिंग वापस अपनी पोजीशन पर, ओरिजिनल पोजीशन पर जाने की कोशिश कर रहा है। तो याद रखिएगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x में माइनस क्यों आया? इसलिए कि एक्सटेंशन और फोर्स दोनों की डायरेक्शन अपोजिट थी। ये जो F यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है ये फोर्स कौन सी फोर्स है? ये फोर्स वो है जो स्प्रिंग के अंदर इंटरनली प्रोड्यूस हुई है और इसको वापस अपनी ओरिजिनल शेप में ले जाना चाहती है। यही फोर्स है जो इसमें स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगी। चुनाचे जब प्रोपोर्शन का साइन ख़त्म किया तो इक्वल भी लग गया और के भी लग गया, तो इस तरह से F इज इक्वल टू -kx हमारे पास एक रिलेशनशिप आता है। फिर इसके डिस्क्रिप्शन में हमने यहाँ पर ये लिखा है कि वेयर k इज़ अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज़ नोन एज द स्प्रिंग कांस्टेंट, इट्स SI यूनिट इज़ न्यूटन पर मीटर। आप देख सकते हैं कि इसमें अगर k की वैल्यू फाइंड आउट करें तो F/x बनती है। F का यूनिट न्यूटन होता है, x का यूनिट मीटर होता है, चुनाचे न्यूटन पर मीटर इसका SI यूनिट बनता है। फिर इसको भी एक्सप्लेन कर दिया कि नेगेटिव साइन क्यों आया है। दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट डायरेक्शन ऑफ इलास्टिक रेस्टोरिंग फोर्स इज ऑपोजिट टू द एक्सटेंशन। ये टॉपिक तो हमारा कंप्लीट हुआ। प्रेशर एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फिज़िक्स के एतबार से।
केमिस्ट्री के भी एतबार से, चुनाचे इस टॉपिक को भी आज हम इसी लेक्चर में कवर करेंगे। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया एक्टिंग ऑन अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। यानी जो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है वो प्रेशर कहलाता है। आपने गौर किया कि ये प्रेशर तो हम कहीं स्ट्रेस में भी नोट कर चुके हैं, उसको पढ़ चुके हैं कि स्ट्रेस भी फोर्स पर यूनिट एरिया को स्ट्रेस कहते हैं, जबकि प्रेशर की डेफिनेशन भी यही आ रही है। तो जहन में रखिएगा, प्रेशर इन जनरल एक फोर्स पर यूनिट एरिया है जिसमें कोई इलास्टिक रेस्टोरिंग फोर्स शामिल नहीं है, जिसमें कोई इंटरनल फोर्स शामिल नहीं है। आपके हाथ का जो आपके हाथ की वजह से जो डेस्क के ऊपर आप फोर्स लगाते हैं, तो पर यूनिट एरिया जितना एरिया आपके हाथ के नीचे आ रहा है दैट इज़ कॉल्ड द प्रेशर। आपके जूते की जो हील है वो हील जितना प्रेशर ज़मीन के ऊपर डाल रही है दैट इज़ कॉल्ड द प्रेशर, लेकिन इसमें कोई इंटरनल फैक्टर शामिल नहीं है। मैथमेटिकली हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, द प्रेशर P हैज़ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद फोर्स F एंड एन इनवर्स रिलेशनशिप विद एरिया। यानी प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया कहलाता है, जिसको हम सिंबॉलिकली P इज इक्वल टू F अपॉन A लिख सकते हैं। F फोर्स के लिए, A एरिया के लिए। इसका ऐसा यूनिट अगर निकालें तो फोर्स का यूनिट हमारे पास न्यूटन होता है, जबकि एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका यूनिट बनता है, लेकिन इस न्यूटन मीटर स्क्वायर को हम पास्कल से डिनोट करते हैं, जो इसका ऐसा यूनिट होता है, और इसका सिंबल PA होता है। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास 100 पास्कल प्रेशर होगा तो हम लिखेंगे 100 PA। PA में P कैपिटल आएगा, A स्मॉल आएगा। चुनाचे अब आप ये देख सकते हैं कि चूँकि जिस तरह से एक फ़िज़िक्स में जिस तरह से मुख्तलिफ़ फ़िज़िकल टर्म्स आती हैं, फिर हम उनको भी डिफ़ाइन करते हैं, स्पेशली जो यूनिट्स हमारे पास ऐसा यूनिट्स आते हैं, तो उन्हीं में जैसे न्यूटन आया तो न्यूटन को हमने डिफ़ाइन किया। इसी तरीके से पास्कल भी आ रहा है, इस पास्कल को भी हम डिफ़ाइन करेंगे। जूल भी था, इससे पहले भी हमने जूल भी पढ़ा था। तो पास्कल को कैसे डिफ़ाइन करेंगे? 1 पास्कल इज़ द प्रेशर व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्ट्स ऑन एन एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। मुझे उम्मीद है कि हमारी आज की ये डिस्कशन आपकी समझ में आई होगी। हम इन तमाम स्लाइड्स को एक दफ़ा रिपीट कर रहे हैं ताकि आपके जहन में ये बात सारी बैठ जाए, और फिर उसके बाद आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं, इसलिए कि पूरे के पूरे कंप्लीट एक नोट की फॉर्म में हमने आपको ये बात बताई है। सबसे पहले हमने आपको हुक्स लॉ के बारे में बताया। विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, और इसको यूँ भी कहा जा सकता है द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। और फिर उसके बाद हमने इसका मैथमेटिकल रिलेशन आपको बताया था कि हुक्स लॉ का जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप है, रिप्रेजेंटेशन है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट K। फिर उसके बाद हमने एक हेलिकल स्प्रिंग के हवाले से आपको एक डिस्क्रिप्शन दी कि हेलिकल स्प्रिंग के ज़रिए से हमारे पास जो फोर्सेस आ रही हैं उससे एक रिलेशनशिप हमारे पास प्रूफ होता है, डेवलप होता है, F इज इक्वल टू माइनस KX। फिर हमने आपको प्रेशर के बारे में बताया कि प्रेशर क्या चीज़ होती है। चूँकि प्रेशर बहुत ज़्यादा यानी उसके स्ट्रेस के साथ रिलेशनशिप और उसके साथ उस जैसी प्रॉपर्टीज़ रखता है, इसलिए हमने इसको भी इसके साथ किया। इंशाअल्लाह फिर हाज़िर होंगे इसी चैप्टर के साथ। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।